नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आज सैटरडे है और फ्राइडे सैटरडे फर्स्ट ईयर की क्लासेस रहती हैं। तो आज हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक ही ऑनगोइंग करेंगे। जो हमारा टॉपिक ऑलरेडी चल रहा था, ऑनगोइंग टॉपिक जो है उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम कर रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री की एक यूनिट जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी या रासायनिक गतिकी। उसके अंदर हमने स्टार्टिंग से व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की गति क्या होती है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने बात की वेग समीकरण के बारे में, रेट इक्वेशन के बारे में, किस तरीके से उसको लिखा जाता है, अगर वो क्रिया कारक है तो उसके सापेक्ष उसके रेफरेंस में किस तरीके से लिखा जाएगा, और अगर वो उत्पाद है तो उसके रेफरेंस में किस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे थे क्रिया कारक, ऐसे कारक, ऐसे फैक्टर्स जो किसी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, जिसमें से हम दो फैक्टर्स के बारे में बात कर चुके हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के। इसके बाद के बचे हुए जो फैक्टर्स हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे और एक वेग नियम या वेग स्थिरांक के बारे में बात करेंगे, वेग कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे, के बारे में बात करेंगे, और के की वैल्यू अलग अलग टाइप की रिएक्शंस में किस प्रकार से होती है उसके बारे में बात करेंगे, और इसको ज्ञात कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा रनिंग टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर का, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये टॉपिक आप 12th क्लास में 4th लेसन में करके आए हैं, तो वहां पर भी ये टॉपिक है और यहां पर भी लगभग वही चीज है, केवल 2-4 चीजों को बढ़ाकर थोड़ा एक्सप्लेन करके बीएससी के अंदर डाल दिया गया। तो हम कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अभिक्रिया वेग को, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम दो कारकों के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ताप के बारे में बात कर चुके हैं, दाब के बारे में बात कर चुके हैं। लास्ट जो हमने वीडियो की थी उसमें टेम्परेचर का मैंने आपको ये बताया था कि जैसे हम किसी भी अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अभिक्रिया का तापमान बढ़ाते हैं, तो अभिक्रिया का ताप बढ़ाने के साथ साथ अभिक्रिया के वेग में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। उसके बाद हमने दाब के बारे में बात की थी। दाब के अंदर हमने ये कहा था कि ठोस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं, मतलब ठोसों के बीच होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं, वहां पर दाब का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। दाब का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है गैसीय प्रकार की अभिक्रियाओं, और यहां पर भी 2 प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। यदि अभिकारक की तुलना में उत्पाद के अणुओं में वृद्धि हो रही है, यदि अभिकारक की तुलना में उत्पाद के अणुओं में वृद्धि हो रही है, मतलब रिएक्टेंट के कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट है उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमको प्रेशर को कम रखना पड़ेगा। और अगर अभिकारक की तुलना में उत्पाद के अणुओं में कमी हो रही है, मान लीजिए अभिकारक 2 थे, उन दोनों ने मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करवाया है, तो उसके लिए हमको प्रेशर को बढ़ाना होगा। तो ये दाब का प्रभाव था, सबसे ज्यादा गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है। आज हम कर रहे हैं तीसरा, थोड़ा सा मैं पीछे से ले रहा हूं इस टॉपिक को, तीसरा, और वो होता है सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव, कुछ इसके बारे में हम बात कर चुके थे, लेकिन आज मैं वापस यहीं से इसको स्टार्ट कर रहा हूं। सांद्रता का प्रभाव, देखिए किसी भी अभिक्रिया का वेग जो होता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके समानुपाती होती है,
रेट ऑफ रिएक्शन किस पर निर्भर करती है? रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट्स, मतलब जो अभिकारक होते हैं, रिएजेंट जो होते हैं, उनकी सांद्रता के समानुपाती होती है किसी भी अभिक्रिया का वेग। तो अगर अभिकारकों की सांद्रता, मतलब R की जो सांद्रता है, ये बड़ा ब्रैकेट कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करता है, और R हमने यहाँ पर रिएजेंट माना है, अगर अभिकारकों की सांद्रता ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। हम ये जानते हैं कि समय के साथ साथ जो अभिकारक होते हैं वो उत्पाद के अंदर बदलते जाते हैं, तो इसका मतलब ये क्या था? ये था t बराबर 1 पे, मतलब t बराबर 0 पर क्या था? अभिकारक सबसे ज्यादा थे और रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा था। अब t बराबर 10 पर क्या हो जाएगा? t बराबर यहां पर 1 लेते हैं हम 0 की बजाय, t बराबर 1 सेकेंड, और t बराबर 10 मतलब अभिक्रिया हो रही है। तो अब क्या हो जाएगा? R के मान में थोड़ी सी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, और रेट ऑफ रिएक्शन के मान में भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो इसका मतलब अभिकारकों की सांद्रता जो होती है वह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। किसी भी अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जितनी ज्यादा जो रिएक्टेंट्स है उसकी कंसंट्रेशन होगी, जितनी ज्यादा उसकी सांद्रता होगी, किसी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। तो हम अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए हमेशा क्या करेंगे? हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हमेशा बढ़ाते रहेंगे। मतलब हमें किसी अभिक्रिया का वेग को लगातार बढ़ाना है तो हम जो उसकी कंसंट्रेशन है उसको लगातार बढ़ाते रहेंगे, अभिकारकों की कंसंट्रेशन को लगातार बढ़ाते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला, फोर्थ जो है वो है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति, इसको देखिए। अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक टर्म आती है जिसको कहते हैं उत्प्रेरक या कैटलिस्ट। उत्प्रेरक या कैटलिस्ट। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उत्प्रेरक या कैटलिस्ट क्या चीज होती है। इसको भी 12th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। 5th लेसन के अंदर दे रखा है, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक दे रखा है कैटलिज्म या उत्प्रेरण या कैटलिस्ट को, उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो जब हम बात करते हैं किसी कैटलिस्ट के बारे में, किसी उत्प्रेरक के बारे में, तो उसका मतलब क्या होता है? वह सभी पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं और स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। ज्यादातर परिस्थितियों में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते ही हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम भी कर देते हैं। तो इसका मतलब उत्प्रेरक क्या पदार्थ, उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं और स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। और हमने ये यहाँ पर देखा है कि अगर कोई अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। उत्प्रेरक हमेशा अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इसका रीजन क्या है? उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा जो होती है, सक्रियण ऊर्जा या जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट रिएक्टेंट्स। मतलब अभिक्रियाओं, जो अभिकारक होते हैं, अभिक्रियाओं में उपस्थित जो अभिकारक होते हैं, उनको सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा या EA से प्रदर्शित किया जाता है। अब जो उत्प्रेरक होता है ये क्या करता है? इस EA की वैल्यू को क्या कर देगा? कम कर देगा। अब EA की वैल्यू अगर कम होगी तो ये जो अभिकारक हैं ये कम ताप पर या नॉर्मल ताप पर क्या हो जाएंगे? सक्रिय हो जाएंगे। नॉर्मल ताप पर एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिवेट होके किसका निर्माण कर देंगे? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इसका मतलब उत्प्रेरक यहां पर क्या कर रहा है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है
और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया के जो अभिकारक होते हैं उसके अणुओं के लिए सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, अतः अभिक्रिया कम ताप पर हो जाएगी और ये अभिकारक के अणु सक्रिय होकर किसका निर्माण कर देंगे? प्रोडक्ट का निर्माण कर देंगे। तो इसका मतलब अगर उत्प्रेरक होगा तो क्या हो जाएगी? रिएक्शन तेजी से संपन्न होगी, रिएक्शन तेजी से संपन्न होगी। तो ये होता है फोर्थ कारक जिसको हम कहते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। नेक्स्ट देखिए अगली चीज, उत्प्रेरक की उपस्थिति फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फिफ्थ है क्रिया कारकों की प्रकृति। क्रिया कारकों की प्रकृति, इसका मतलब क्या है? सामान्यतः जब हम क्रिया कारक के बारे में बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आयनिक और एक होते हैं सहसंयोजक या कोवलेंट। एक तो होते हैं आयनिक प्रकार के और एक होते हैं सहसंयोजक प्रकार के। जब हम आयनिक प्रकार के यौगिकों के बारे में बात करते हैं तो आयनिक प्रकार के यौगिक सामान्यतः प्लस और माइनस वाले होते हैं और सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं इनके अंदर प्लस माइनस का कंसेप्ट सामान्यतः नहीं पाया जाता। तो आयनिक यौगिकों के अंदर क्योंकि धनायन और ऋणायन पाया जाता है तो आयनिक यौगिकों की आयनिक अभिकारकों से जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? फास्ट होगी। मतलब हमारे पास अगर दोनों अभिकर्मक आयनिक हैं, आयनिक फॉर्म में है, या हम ये कह दें कि दोनों अकार्बनिक प्रकार के हैं, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें बॉन्ड का बनना और टूटना जो है प्लस और माइनस पर डिपेंड करता है। जबकि सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं इनकी अकार्बनिक, ये कार्बनिक प्रकार के यौगिक होते हैं ज्यादातर परिस्थितियों में। कुछ अकार्बनिक यौगिक भी सहसंयोजक होते हैं, ये कार्बनिक होते हैं। तो ये कार्बनिक जो है ये अकार्बनिक के साथ, जो कार्बनिक यौगिक हैं ये अकार्बनिक के साथ कुछ कम अभिक्रिया करने को प्रायिकता देते हैं। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं? इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। तो देखिए क्रिया कारकों की प्रकृति का अभिक्रिया के वेग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आयनिक अभिक्रियाएं, मतलब जो अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? आयनिक प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी जिसमें अणुओं का, आयनों का निर्माण होता है, वो होंगी तेजी से। आयनिक अभिक्रियाएं तेजी से होती हैं क्योंकि इनमें जो मुक्त आयन होते हैं प्लस और माइनस, ये आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? प्रोडक्ट का या उत्पाद का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके विपरीत सहसंयोजक अभिक्रियाएं, ये वाली जो अभिक्रियाएं होंगी, इसकी जो अभिक्रियाएं होंगी ये कैसी होंगी? स्लो टाइप की रिएक्शन होंगी। और स्लो टाइप की रिएक्शन क्यों होंगी? क्योंकि अब इन दोनों में कंसेप्ट लगता है, यहां पर तो क्या जुड़ते हैं? यहां पर आयन जुड़ते हैं, आयन जुड़ते हैं और किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोडक्ट का। लेकिन यहां पर क्या होता है? यहां पर पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, नए बंध बनते हैं। तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोडक्ट का। तो आयनिक अभिक्रियाओं में आयन जुड़ते हैं और आयन प्लस माइनस होते हैं और आपस में जल्दी से जुड़ के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। जबकि सहसंयोजक प्रकार की अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटेंगे फिर नए बंध बनेंगे, तब कहीं जाकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब सहसंयोजक प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं ये स्लो होती हैं और आयनिक प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं क्या होती हैं? फास्ट प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। अब जितने ज्यादा सरल अणु होंगे उतना ही ज्यादा वो अभिक्रिया की गति ज्यादा उसमें पाई जाएगी। और जितने बड़े बड़े, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो पुराने बंध टूटेंगे फिर नए बंध बनेंगे। तो एक अभिक्रिया मान लीजिए हम CH4 की करवा रहे हैं और एक अभिक्रिया हम किसकी करवा रहे हैं? C3H7 की करवा रहे हैं या C4H10 की करवा रहे हैं। ये अभिक्रिया करवा रहे हैं ब्यूटेन की और एक करवा रहे हैं मेथेन की। अब यहां पर तो क्योंकि ये छोटा अणु है तो इसके बॉन्ड जल्दी टूट भी जाएंगे और जल्दी दूसरे बन भी जाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा अणु है तो इसके बॉन्ड टूटने में भी ज्यादा टाइम लगेगा और बॉन्ड बनने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से जितना बड़ा अभिकारक होगा उसकी अभिक्रिया उतनी ही मंद गति से संपन्न होने लग जाती है।
तो यहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, बड़ा इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि किस तरीके से जो अभिक्रिया का वेग है वो निर्भर करता है जो क्रिया कारक होते हैं उन पर। देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया का वेग यहाँ पर क्या होगा, अभिक्रिया के वेग को हम R से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। अभिक्रिया का वेग क्या है, R है यहाँ पर। और पहली जो अभिक्रिया है वो कौन सी है, 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ में। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। और इससे किसका निर्माण हो जाएगा, R1 होगा, और किसका निर्माण हो जाएगा, 2NO2 का निर्माण हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आयनिक प्रकार की अभिक्रिया है, ये आयनों में टूटा, आपस में जुड़े और R1 का फॉर्मेशन कर दिया, गैस का फॉर्मेशन हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर एक दूसरी अभिक्रिया होगी। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है आयनिक प्रकार की, और ये कौन सी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है सहसंयोजक प्रकार की, ठीक है। तो यह सहसंयोजक प्रकार की ऑक्सीकरण हो रहा है दोनों के अंदर। ऑक्सीकरण के अंदर हम दोनों अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी कर रहे हैं, दोनों अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण की हैं। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के अंदर हम क्या देख रहे हैं, CH4 ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये भी गैस, ये भी गैस, यहाँ पर क्या हो जाएगा R2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ ये अभिक्रिया क्या होगी, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है R1 का वेग हमेशा R2 से ज्यादा होगा इस अभिक्रिया में। और अभिक्रियाएं होंगी तो उस तरीके से अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आयनिक प्रकार के यौगिकों के मध्य होने वाली अभिक्रिया है। धनायन ऋणायन के मध्य तुरंत अभिक्रिया होगी, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। जबकि जब हम सहसंयोजक यौगिक के बारे में बात करते हैं, पहले इसके बॉन्ड टूटेंगे, इसके बॉन्ड टूट के फिर इसके साथ नए बंध का निर्माण करेंगे, नए बंध का निर्माण करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। देखो हुआ क्या है, पहले कार्बन के बॉन्ड टूटे, कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया और किसका निर्माण कर लिया, CO2 का निर्माण कर लिया। यहाँ पर 2O2 लेते हैं और यहाँ पर 2NO2 डायरेक्ट उसमें CO2 का निर्माण कर लिया, और बाकी जो बचे हुए 2H2 है, ठीक है। तो CH4 ने सबसे पहले कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिया। मतलब कार्बन का बॉन्ड टूटा, इधर से ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, फिर इन दोनों के बीच में फॉर्मेशन हुआ और CO2 बन गया। अब नेक्स्ट क्या हुआ, हाइड्रोजन ने की ऑक्सीजन के साथ क्रिया और किसका निर्माण कर दिया, H2 का। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट ही अभिक्रिया होगी, और यहाँ पर क्या हुआ, पहले बॉन्ड टूटे फिर बॉन्ड बने, तो इस अभिक्रिया में ज्यादा समय लगता है, इसलिए R1 किससे बड़ा हो जाएगा, R2 से। और इससे प्रदर्शित होता है कि क्रिया कारक का जो क्रिया कारक किस प्रकार का है, क्रिया कारक की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, वो डिपेंड, वो उस पर भी डिपेंड करता है किसी अभिक्रिया का वेग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 6th, वो है क्रिया कारक की सतह का क्षेत्रफल। अगला है क्रिया कारक की सतह का क्षेत्रफल। अब ये जो अभिक्रियाएं होंगी, ये अभिक्रियाएं विषमांगी प्रकृति की हैं, मतलब विषमांगी अभिक्रियाएं जो होती है हेटेरोजेनस टाइप की रिएक्शन होंगी, विषमांगी प्रकार की। और इन अभिक्रियाओं को हम ज्यादातर किसके अंदर पढ़ते हैं, सरफेस रिएक्शंस के अंदर पढ़ते हैं। मतलब ये अभिक्रियाएं सतह पर होने वाली अभिक्रियाएं हैं। सतह पर होने वाली अभिक्रियाओं के लिए एक चीज आवश्यक होती है कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, सतह पर होने वाली जो भी अभिक्रियाएं हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जो अभिकारक की जो सतह होगी, अभिकारक की ये जो सतह होगी, इसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, अभिक्रिया की गति भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। रीजन क्या है इसका, मान लीजिए एक अभिकारक है, उस अभिकारक के साथ में हमने किसी दूसरे अभिकारक की क्रिया करवानी और उत्पाद का फॉर्मेशन करना है, तो दूसरा उत्पाद यहां पर आकर इसके ऊपर जुड़ जाएगा, इस तरीके से जुड़ेगा, तो यहां से यहां तक अभिक्रिया होगी और इससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। और इसमें एक अकेला जो इसकी सतह का क्षेत्रफल ही नहीं होता, इसके अलावा इसमें छिद्र भी होने चाहिए, इसमें पोर्स या होल्स भी होने चाहिए, ये सब चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। तो क्या है, कुछ विषमांगी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया क्रिया कारक की सतह पर संपन्न होती है। मतलब किस में होंगी ये, जहां पर अभिक्रिया कहां होती है, सतह पर संपन्न होती है, सतह पर संपन्न होती है। अतः ऐसी अभिक्रियाओं में सतह का क्षेत्रफल अभिक्रिया का वेग ज्यादा कर देता है। क्रिया कारकों के कणों का आकार जितना ज्यादा होगा, मतलब इसकी सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, उतना ही अधिक वेग हो जाएगा और
इसीलिए हम क्रिया कारकों को किसमें लेते हैं, हम क्रिया कारकों को कई बार डस्ट के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ए चीज तो ये है कि क्रिया कारक का आकार छोटा होना चाहिए, क्रिया कारक का आकार छोटा, और दूसरा मतलब वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, अगर हमको जल्दी अभिक्रिया करनी है तो चूर्णित रूप में, अगर चूर्णित रूप में होगा तो जल्दी अभिक्रिया हो जाएगी। और दूसरा यहाँ पर क्या है, क्रिया कारक की जो सतह है, सतह का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब इसको अपने एक नॉर्मल एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। हमें अगर एक लकड़ी को किसी चूल्हे के अंदर जलाना हो या किसी भी जगह पर जलाना हो, ये एक फिजिकल प्रकार का ये जो चेंज है, ये तो एक सामान्य घर के अंदर होने वाला सामान्य प्रकार का परिवर्तन है, लेकिन उसी के जरिए मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा है, बहुत बड़ा लट्ठा है, उसको जलने में काफी टाइम लग जाएगा, हो सकता है कई दिन लग जाए। लेकिन जब हम उसी लकड़ी के टुकड़े के, उसी लकड़ी की जो लट्ठे के या वो बड़ा टुकड़ा है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, या उसके ऊपर से रंधे से उसको खुरच के, और उसकी जो ऊपर का जो आवरण है सारा, उसको बारीक बारीक आवरण के अंदर बदल के, बारीक बारीक रेशों के रूप में बदल के अगर हम उसको जलाएंगे तो वो कुछ ही समय के अंदर जल जाएगा। तो इसका मतलब अभिक्रिया तो पहले भी हो रही थी दहन की, अभिक्रिया तो अब भी हो रही है दहन की। पहले भी उतना ही अभिकारक था, अब भी उतना ही अभिकारक है। अब हमने क्या कर दिया, उस अभिकारक की जो अवस्था है उसको परिवर्तित कर दिया। मतलब पहले वो एक बड़े टुकड़े के रूप में था, और अब हमने छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लिए। तो एक तो उसका आकार छोटा हो गया, और दूसरा उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया। तो इसीलिए आपने बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं देखी होंगी जिनमें अभिकारकों को पाउडर फॉर्म में लिया जाता है, अभिकारकों को चूर्णित अवस्था में लिया जाता है, क्योंकि क्रिया कारक की सतह का क्षेत्रफल बढ़ने के बाद उस सतह के ऊपर जुड़ने वाले जो जगह है, जुड़ने वाले जो स्थान है जहां पर आकर अभिकारक जुड़ेगा, दूसरा अभिकारक आकर जुड़ेगा, उत्पाद बनाएगा, उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसी वजह से अभिक्रिया का जो वेग है वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जी, अगली हम बात कर रहे हैं, ये था 6। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 7th, विकिरणों का प्रभाव, विकिरणों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। अब ये सबसे पहली बात इसमें ये महत्वपूर्ण है कि ये केवल कहां पर लागू होता है, ये लागू होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पर। ये केवल लागू होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू होता है, इसके अलावा ये कहीं पर लागू नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनको एक उपयुक्त वेवलेंथ चाहिए किसी अभिक्रिया को करने के लिए। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं? वे अभिक्रियाएं जो उपयुक्त तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों से प्रेरित होती हैं। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में या किसी रेडिएशन की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक प्रकार की अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं अधिकांशतः सामान्य ऊष्मा अभिक्रियाओं की तुलना में अधिक तेजी से संपन्न होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इन अभिक्रियाओं में फोटोन अपनी समस्त ऊर्जा, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, A+B है, ठीक है। अब इसका एक और बेस्ट एग्जांपल प्रकाश संश्लेषण भी हो सकता है। A+B से C का निर्माण होना है। अब ये एक तो प्रकाश की अनुपस्थिति में हो, प्रकाश की अनुपस्थिति में हो, और एक हो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये तो एक तो प्रकाश की अनुपस्थिति में यहां पर R1 है, इसका वेग R1 है, और यही अभिक्रिया A+B जो है ये जब प्रकाश की उपस्थिति में होगी, मतलब फोटोन की उपस्थिति में होगी, इसका वेग R2 है।
अब इस कंडीशन में क्या होता है, R1 क्या हो जाएगा छोटा और R2 क्या हो जाएगा बड़ा, मतलब इस अभिक्रिया का वेग हमेशा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अर्थात वे अभिक्रियाएं जो किसी ना किसी विकिरण द्वारा उत्प्रेरित होती हैं या किसी विकिरण की उपस्थिति में होती हैं, एक विशेष तरंगदैर्ध्य के विशेष वेवलेंथ के विकिरण की उपस्थिति में होती हैं, उनको हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक प्रकार की अभिक्रियाएं। वे विक्रियाएं जो किसी न किसी विशेष प्रकार के तरंगदैर्ध्य वाले विकिरणों के द्वारा उत्प्रेरित की जाती हैं, उनकी उपस्थिति में होती हैं, उनको हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और इन प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग सामान्य प्रकार की ऊष्मीय अभिक्रियाओं से अधिक होता है। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि A+B से C का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर भी A+B से C का फॉर्मेशन होगा। जब हम बात करेंगे प्रकाश की अनुपस्थिति में, तो प्रकाश की अनुपस्थिति में R1 है, इसका जो वेग है वो R1, और प्रकाश की अनुपस्थिति में इसका जो वेग होगा वो R2 होगा। मतलब ये विशेष तरंगदैर्ध्य पर संपन्न होने वाली विक्रियाएं हैं। और ये दूसरी विक्रिया कहां पर संपन्न हो रही है, किसी न किसी फोटोन की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। तो ऐसा इसलिए होता है कि फोटोन अपनी समस्त ऊर्जा उस अभिक्रिया के अभिकारकों को दे देगा। इस अभिक्रिया के वेग का ज्यादा वेग का कारण क्या है कि फोटोन अपनी समस्त ऊर्जा उस अभिक्रिया के अभिकारकों को दे देता है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे वो सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होकर क्या करेंगे, उत्पाद का शीघ्रता से निर्माण कर देंगे। तो इस प्रकार से विकिरणों का प्रभाव भी अभिक्रिया की गति पर पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए अगला, नेक्स्ट है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, और यहां पर एक सिद्धांत लागू होता है जिसे हम कहते हैं सेम डिसॉल्व सेम। अर्थात किसी अभिक्रिया के वेग में विलायक की प्रकृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जो आयनिक पदार्थ होते हैं, आयनिक पदार्थ किसी ध्रुवीय विलायक में, आयनिक पदार्थ किसमें, किसी ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होंगे। और जो सहसंयोजक प्रकार के पदार्थ होते हैं, सहसंयोजक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो किसके अंदर घुलनशील होंगे, वो होंगे अध्रुवीय विलायक के अंदर घुलनशील होंगे। तो इसका मतलब जो आयनिक पदार्थ है वो तो ध्रुवीय विलायकों में ज्यादा अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि आयनिक के ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है और ध्रुवीय पर भी आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश होता है, तो वहां पर ज्यादा अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करेंगे। और जो सहसंयोजक पदार्थ होते हैं, जबकि वो खुद अध्रुवीय होते हैं, इस वजह से वो अध्रुवीय प्रकार के विलायकों में अधिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेंगे। तो इसका मतलब विलायक की प्रकृति क्या है, उसके आधार पर भी जो अभिक्रिया का वेग है वो निर्धारित किया जाता है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं लास्ट जो प्रभावित करने वाला कारक है उसके बारे में, और वो है लास्ट जो प्रभावित करने वाला कारक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो जो कारक है वो है पीएच। पीएच किस प्रकार से प्रभावित करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट है यहां पर नेक्स्ट है नाइन्थ, माध्यम का पीएच। माध्यम का पीएच, कुछ अभिक्रियाएं जो होती हैं वो अम्लीय माध्यम में संपन्न होती हैं, जबकि कुछ अभिक्रियाएं क्षारीय माध्यम में संपन्न होती हैं। तो इसका मतलब पीएच भी क्या करता है, पीएच भी अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाता है। जलीय माध्यम में होने वाली कुछ अभिक्रियाएं हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास यहां पर दे रखा है कि जो Ti+3 है, Ti+3 अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम का मतलब है pH 7 से कम होना। अम्लीय माध्यम में FeCN6 -4 का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। जबकि अगर यहां पर हमारा माध्यम अम्लीय ना हो तो Ti+3 क्या हो जाएगा, क्षारीय माध्यम में ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्षारीय माध्यम में क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और किसके द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, FeCN6-3। अब देखिए तो ये माध्यम का फर्क है। अम्लीय माध्यम में Ti+3 इसका ऑक्सीकरण करता है और क्षारीय माध्यम में खुद क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इसका मतलब जो माध्यम का पीएच है वो भी इसको प्रभावित करता है। तो हमने 9 कारकों के बारे में यहां पर बात की जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं।
तो अलग अलग प्रकार के कारक, आज हमने जो कारकों के बारे में बात की है, प्रेरक की उपस्थिति, उसके अलावा क्रिया कारकों की प्रकृति, उसके अलावा विकिरणों का प्रभाव, उसके अलावा विलायक की प्रकृति, माध्यम का पीएच, ये सारे के सारे बड़े विस्तृत, बड़े अच्छे कारक हैं जो कि किसी भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, और वो है वेग नियम, वो है वेग नियम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेग नियम, और यहां से हम वेग स्थिरांक की गणना करेंगे, या हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं वेग स्थिरांक। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, और वो रिएक्शन किस तरीके से हो रही है? मान लीजिए वो रिएक्शन हो रही है AA प्लस BB, और इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? N की पावर n का और M का, इस तरीके से पावर नहीं, सॉरी, इस तरीके से इनका निर्माण हो रहा है। आगे जो होते हैं इसको स्टाइकोमेट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, अब इससे जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया के वेग को हम किससे लिख देते हैं? हम लिखते हैं dx/dt से। dx/dt किसके समानुपाती होता है? dx/dt हमेशा समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के। तो अभिकारक यहाँ पर ये है, तो हम ये लिखेंगे dx/dt यहाँ पर क्या है? अभिक्रिया का वेग। dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, तो A और B इन दोनों की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इसको हटाना चाहें, ये क्या है? dx/dt क्या है? dx/dt इक्वल टू ROR, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं इसको हटाना चाहूं तो यहां से क्या कर लेंगे? dx/dt इक्वल टू K AA एंड BB। तो यहां पर K क्या है? K यहां पर क्या है? K है समानुपाती स्थिरांक। K यहां पर क्या है? समानुपाती स्थिरांक, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वेग स्थिरांक, या इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर हमने एक सामान्य प्रकार की अभिक्रिया थी, A BB NN एंड MM का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस अभिक्रिया का वेग dx/dt किस पर डिपेंड करेगा? द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड द कंसंट्रेशन ऑफ B। और जब हम यहां से इस को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं K, और K यहाँ पर क्या होता है? वेग स्थिरांक होता है। अब K यहाँ पर क्या है? K यहाँ पर क्या है? K यहाँ पर है वेग स्थिरांक। ठीक है, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट, और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है यहाँ पर। अब अगर मैं ये कहूं कि सभी क्रिया कारकों की, अगर मैं ये कह देता हूं कि द कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इक्वल टू 1 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B इक्वल टू 1, तो हम इसको यहां पर रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अब इन दोनों की कंसंट्रेशन को यहां पर रखने से क्या हो जाएगा? dx/dt इक्वल टू K इंटू 1 इंटू 1, तो क्या बन जाएगा? dx/dt इक्वल टू K। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? K क्या है? वेग स्थिरांक क्या है? किसी अभिक्रिया का वह वेग, K को क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इसी का एक दूसरा नाम होता है K का नाम होता है विशिष्ट अभिक्रिया वेग। इसको बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग, मतलब स्पेसिफिक जो रिएक्शन रेट है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, वो है क्या? किसी भी अभिक्रिया का वह वेग जब उसमें उपस्थित क्रिया कारकों की सांद्रता यूनिट हो, इकाई हो, उसको हम क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं। देखिए हमने क्या किया, इसकी जो क्रिया कारकों की जो सांद्रता उसको इकाई रख लिया, तो dx/dt बराबर किसके हो गया? K के। ठीक है, dx/dt किसके बराबर हो गया? K के। तो यहाँ पर हमने वही चीज किया, अर्थात किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K या विशिष्ट अभिक्रिया वेग K क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया का वेग जिसमें उपस्थित सभी क्रिया कारकों की सांद्रता इकाई हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग K या वेग स्थिरांक K। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर हम आगे इसके बारे में और स्टडी करते हैं। वेग स्थिरांक के मात्रक और जो इसकी इकाइयां होती हैं वो क्या होती हैं? देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वेग स्थिरांक के मात्रक के बारे में। आगे हम बात कर रहे हैं K का मात्रक। K का मात्रक क्या होगा? ठीक है, अब जो dx/dt है, अब हमारे पास था क्या? अलग अलग प्रकार की समीकरणें थी। हमारे पास ये समीकरण थी, मान लीजिए ये वाले जो समीकरण है, इसको हम समीकरण नंबर 1 कहते हैं। तो समीकरण 1 का ही हम उपयोग कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से dx/dt इज इक्वल टू K
A पावर A एंड B पावर B। हो गया, ठीक है। आगे भी इस तरीके से बढ़ता जाएगा ये। अब dx क्या है, x यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन है, और इसका क्या आ जाएगा, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मोल प्रति लीटर, ठीक है, इनटू dt यहां पर क्या है, t यहां पर समय है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो क्या आ जाएगा 1/सेकंड, क्योंकि नीचे इसके। अब आगे क्या आ गया कि अब a यहां पर क्या है, सांद्रता है, और सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर की पावर a, और दूसरा भी क्या आ जाएगा, मोल प्रति लीटर की पावर b। अब इसको नेक्स्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं उसको देखिए। आगे मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो मोल यहां पर dx अपॉन dt क्या आ गया, मोल प्रति लीटर इनटू 1/सेकंड। अब k की जगह पर k आ गया, a की पावर a है, मोल प्रति लीटर a आ गया, यहां पर b है, a मोल प्रति लीटर b आ गया, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको उठाकर इस तरफ लेके आते हैं, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर इनटू, जब ये इस तरफ आएंगी तो ये दोनों एक दूसरे में विपरीत हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, लीटर अपॉन मोल, और क्योंकि ये गुणा में है तो इनकी जो दोनों है जुड़ जाएंगी, a प्लस बी, ठीक है, इनटू टाइम है, टाइम क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये नीचे था तो इसको इनवर्स के अंदर रखा गया, ठीक है। अब देखिए, अब इससे बचेगा क्या लास्ट में, ये अलग है, ये a प्लस बी एक जैसे हैं, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, या k इज इक्वल टू, ये -1 के अंदर चला जाएगा, k इज इक्वल टू लीटर अपॉन मोल a प्लस बी -1, क्योंकि ये तो सीधे थे और ये उल्टा है, यहां से हम इस तरफ लेकर आए हैं तो मोल अपॉन लीटर है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू लीटर अपॉन मोल a प्लस बी -1 इनटू सेकंड इनवर्स। हो गया यहां तक, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब a प्लस बी यहां पर क्या है, a यहां पर a प्लस बी यहां पर क्या है, ये है कोटि है विक्रिया की, और इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान हो सकता है a b c d n, कुछ भी हो सकता है, तो हम यहां पर n रख लेते हैं, इसका मान जो भी है, a प्लस बी का मान हम किसके बराबर है, अभिक्रिया की कोटि, और अभिक्रिया की कोटि को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक मिनट, ये क्या है, ये अभिक्रिया की कोटि है, और अभिक्रिया की कोटि को कैसे प्रदर्शित करते हैं, n से, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू लीटर मोल n-1 सेकंड इनवर्स, ठीक है। n यहां पर क्या है, n यहां पर है अभिक्रिया की कोटि, मतलब जो किसी भी अभिक्रिया का जो सांद्रता होती है, सांद्रता के ऊपर जो स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट लिखा जाता है उसे अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, और उसको हम हमेशा n से प्रदर्शित करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, n से। तो यहाँ पर a प्लस बी था, a प्लस बी की जगह पर हमने n रख दिया, n-1 सेकंड इनवर्स। अब हमारे पास आ गया k का मात्रक, ये होता है k का मात्रक, और अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए जो k के अलग अलग प्रकार के मात्रक होते हैं, मतलब अलग अलग कोटि के अभिक्रियाओं के लिए k के अलग अलग प्रकार के जो मात्रक होते हैं। सबसे पहले तो k का मात्रक क्या है, k का मात्रक यहां पर देखो, k का मात्रक होता है लीटर अपॉन मोल n-1 सेकंड इनवर्स। अब सेकंड इनवर्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स को हम ऐसे लिखते हैं s-1, ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। n यहां पर क्या है, n बराबर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर मतलब कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की कोटि की, कितनी कोटि की अभिक्रियाएं हमारे यहाँ पर दे रखी हैं। हमारे यहाँ पर शून्य, प्रथम, द्वितीय सभी कोटि की रिएक्शन दे रखी हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शून्य कोटि। शून्य कोटि, शून्य कोटि के लिए n बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो k इज इक्वल टू लीटर अपॉन मोल 0-1 सेकंड इनवर्स। अब 0-1 का मतलब क्या है, यहाँ पर 0-1 का मतलब है -1, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू लीटर अपॉन मोल
ये क्या हो जाएगा -1 सेकंड इनवर्स। अब इसको कैसे लिखेंगे तो k इज इक्वल टू, k का मात्रक यहाँ पर क्या होगा, k का मात्रक यहाँ पर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये होता है शून्य कोटि विक्रिया के लिए। शून्य कोटि विक्रिया के लिए n बराबर क्या होता है, 0 0 का मान रखा -1 से। अब -1 को ऐसे लिखने का तरीका है, उल्टा कर दो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये किसके लिए होता है, शून्य कोटि विक्रिया के लिए होता है। ठीक है, ये किसके लिए है, शून्य कोटि के विक्रिया के लिए वेग नियतांक का जो मात्रक है और वो क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसको हम यहां पर लिख भी देते हैं। इसके लिए k बराबर क्या होता है, इसके लिए k होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है प्रथम कोटि। प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n बराबर क्या होता है, 1। अब इसी फॉर्मूले में मान रखेंगे, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, तो k बराबर लीटर अपॉन मोल 1 - 1 सेकंड इनवर्स। 1 - 1 क्योंकि n बराबर यहाँ पर 1 है तो ऑल ओवर ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो k बराबर, हम प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए बात कर रहे हैं, तो प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए क्या आ जाएगा, लीटर अपॉन मोल 0 सेकंड इनवर्स। तो ये सारा खत्म, तो k बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। इसको हम देखिए SI के रूप में जब हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे S-1। ठीक है, तो प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए तो k का मान होता है सेकंड इनवर्स, क्योंकि वहां पर n-1 है। उसके बाद है तीसरा द्वितीय कोटि की विक्रिया। द्वितीय कोटि के विक्रिया के लिए इसका मान होता है n बराबर क्या हो जाएगा, 2, और जो k का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर द्वितीय कोटि के विक्रिया के लिए इसका मान हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये द्वितीय कोटि के विक्रिया। तो हमने प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि के विक्रिया के लिए कर लिया। इसी प्रकार से जो तृतीय कोटि है उसके लिए यहाँ पर 3 - 1 आ जाएगा और उसी के आधार पर इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि के लिए k की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में डिसाइड किया, उसको ज्ञात किया है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर ये देखा है कि ये जो अभिक्रियाएं हैं इनमें वेग स्थिरांक को कैसे ज्ञात किया जाता है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। तो इन सभी को, जो तृतीय कोटि की अभिक्रिया उसके लिए वेग स्थिरांक हम डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं, 3 - 1 2 आ जाएगा, तो लीटर की स्क्वायर मोल -2 सेकंड इनवर्स। तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए भी एक बार देख लेते हैं अपने थर्ड कोटि, उसके लिए क्या आ जाएगा, n बराबर 3 हो जाएगा। तो n बराबर 3 है तो k की वैल्यू क्या, यहाँ पर 3 - 1 आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से k की वैल्यू शून्य कोटि के विक्रिया के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए सेकंड इनवर्स, द्वितीय कोटि के विक्रिया के लिए लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, और जो तृतीय कोटि की विक्रिया है n बराबर 3 उसके लिए k लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकंड इनवर्स। तो इस प्रकार से सभी की अभिक्रियाएं जितनी भी हमारे पास हैं उन अभिक्रियाओं के लिए k का मान इस तरीके से निकलता है और इसका मेन फॉर्मूला होता है ये k का मेन फॉर्मूला, मात्रक ज्ञात करने का फॉर्मूला k बराबर लीटर मोल n-1 सेकंड इनवर्स। तो n की जगह पर 0 1 2 3 शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि रखते जाएंगे और इनके वैल्यू है उसको ज्ञात करते जाएंगे। नेक्स्ट हम वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से वेग नियतांक को ज्ञात किया जाता है ग्राफ की सहायता से, और इसके आगे की जो अभिक्रिया के ऑर्डर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।